हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। सॉरी भाई, आई नो क्लास काफी लेट हो गई है आज। ऑलमोस्ट 20 मिनट डिले हैं हम लोग। ठीक है, तो यार थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से आज की क्लास जो है वो डिले हो गई है ना। और उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा भाई तुम लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा वीपीएन वगैरह चल नहीं पा रहा था जिसकी वजह से हमारे कनेक्शन नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से भाई क्लास हो गई थोड़ी सी डीले। समझे? हाँ भैया, बूझे? तो भाई उसके लिए सॉरी। और आज का जो कार्यक्रम है उसे अब हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गलती से लेक्चर नंबर 2 लिखा गया था, लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अभी तक अगर हम बात करें तो हमने अभी तक की क्लास में हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख पढ़ लिया। ठीक है, हमने ग्राफीय विधि देख ली और हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं ग्राफीय विधि से हमने वो भी देख लिया। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा प्रतिस्थापन विधि के बारे में कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। समझ में आया? तो स्टार्ट करें कार्यक्रम। हाँ जी, कार्यक्रम को शुरू किया जाए, जल्दी से बताओ भाई, शुरू करें कार्यक्रम। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या समझा था कि हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाई 3 केस बनते हैं। पहला क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हमारे 3 केस बनते हैं। पहला क्या, पहला आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो रेखाएं आपकी जो हैं वो क्या हो सकती हैं, आलेख में दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। दूसरा मतलब पहला दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं, दूसरा दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं और तीसरा आपका दो रेखाएं कैसी हो सकती हैं भाई, दो रेखाएं संपाती हो सकती है। यही पढ़ा था हमने। क्या हो गया था अभी बताता हूं क्या हो गया था। देखो, कहानी है कुछ ऐसी कि हम तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गए थे, बट जब हम आए तब हमें पता चला कि भैया जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सही से चल नहीं रहा है। बेसिकली अब मैं तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊंगा तो तुम कहोगे सर क्या बोल दिया। वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा था, वीपीएन कनेक्ट ना होने की वजह से इंटरनेट सही से नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारी क्लास का लिंक चालू नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब तुम कहोगे तो मेन मुद्दा यह है कि ये समझ लो इंटरनेट प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसकी वजह से कनेक्शन इशू हो गया था। ठीक है, बट अब ठीक हो गया, तो सॉरी क्लास लेट करने के लिए। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आ गया हूं। ठीक है, लेट नहीं करेंगे इससे ज्यादा। ठीक है, हमें पता है 3 केसेस बनते हैं। पहला, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। दूसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका क्या समांतर रेखाओं का केस बनता है। और तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका संपाती रेखाओं का केस बनता है। हमें यह भी पता है कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो कितने हल होते हैं भाई, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं बताओ। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, जरा जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कितने हल होते हैं बोलो जल्दी से। टाइम की किल्लत है इसीलिए जल्दी जल्दी चलेंगे। बिल्कुल सही बात। हमारा जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो हमें पता है जिन बिंदुओं पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु को समीकरण का यह हल बोलते हैं। तो जब आपका रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो वो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटती हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका समीकरण युग्म का हल हो जाता है। तो केवल एक हल होता है। अगर हमें पता करना हो बिना ग्राफ बनाए, अगर हमें पता करना हो बिना ग्राफ बनाए कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है या नहीं, तो क्या कंडीशन थी कि आपका a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके भैया, b1 बटे b2 के। ठीक है, और आपका जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसके कितने हल होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसका एक हल होता है, और जब हल उपस्थित होता है तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं आपका संगत।
समीकरण युग्म होते हैं। कैसे? संगत समीकरण युग्म होते हैं। ठीक है, अब यही सेम चीज समांतर रेखाओं के केस में, तो समांतर रेखाएं तो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, और जब आपका ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती तो क्या होता है भैया, आपका इनका जब कोई बिंदु पर काट नहीं रही है तो हल भी नहीं होगा। तो यहां पर जब रेखाओं का आलेख समांतर रेखा बनती है तो कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता। इसके अलावा आपका कंडीशन क्या है, बिना आलेख लगाए बिना आलेख बनाए कैसे पता चलता है कि समीकरण युग्म समांतर हैं? आपका a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर आ जाए और ये c1 बटे c2 के बराबर ना हो। ठीक है, और इसके अलावा भैया आपका इस प्रकार के समीकरण युग्म जिनका कोई हल नहीं होता उन्हें असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंगत समीकरण युग्म। अब तीसरी सिचुएशन, जब आपका रेखाएं संपाती होती हैं, तो जब संपाती रेखाएं होती हैं यानी कि एक के ऊपर एक होती हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर काटती हैं। जितने बिंदुओं पर काटती हैं वो सारे हल हो गए। तो यानी कि यहां पर हमारे पास संपाती रेखाओं के केस में हमारे पास अनंत हल हो जाते हैं, अनंत हल होंगे। ठीक है, और जब अनंत हल होंगे तो क्या होगा भाई, जब अनंत हल होंगे ये कैसे पता चलेगा बिना ग्राफ बनाए, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर हो और ये c1 बटे c2 के बराबर हो। मतलब तीनों अगर आपस में बराबर आ जाएं तो समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखा होगा, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई आपका उसके अनंत हल होंगे, और जब अनंत हल होंगे तो क्या होता है, समीकरण युग्म आपकी संगत होती है। लेकिन इस प्रकार की समीकरण युग्म को हम बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं भाई? आश्रित समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं? आश्रित समीकरण युग्म। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है जो सबको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया इतना सबको? जल्दी से बोलो भाई, इतना सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब सीधा आगे बढ़ते हैं और मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। किस चीज के बारे में? आपका डायरेक्ट बात करेंगे अब क्वेश्चन के बारे में। चलो जी आ जाओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। यह कहता है कि भैया 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा 3x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो कह रहा है कि ये समीकरण युग्म के हल हैं। इन समीकरण युग्म के कितने हल हैं? तो पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद तुम अगले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि भैया समीकरण युग्म का हल पता करने के लिए हमें पता है कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो केवल एक हल होता है, समांतर रेखाएं होती हैं कोई हल नहीं होता, और आपका संपाती रेखाएं होती हैं तो अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या है? बात यह है कि भैया या तो तुम इन दोनों का आलेख बनाओ और उसके बाद आंसर बताओ, या तो तुम इन दोनों का आलेख बनाओ और उसके बाद आंसर बताओ कि कितने हल हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम क्या करो, सिंपल a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकाल लो। तो पहली समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व दूसरी समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या आएगा भाई? देखो, समीकरण 1 में x का गुणांक है a1, यहां पर x का गुणांक है 3, तो a1 बराबर आ गया 3 के। b1 यहां पर आपका y का गुणांक है b1 जो कि है कितना? 4 नहीं, गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिए जाते हैं, तो -4, b का मान -4, c का मान कितना है भाई? c1 का मान हो गया आपका
कितना अचर पद जो कि आपका 2। चलो a2 का मान देखेंगे, a2 का मान कितना है आपका x का गुणांक समीकरण 2 में 3। b2 का मान कितना है भाई आपका y का गुणांक समीकरण 2 में कितना 4। और c2 का मान कितना है आपका, ये है आपका 1। ये लो भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। क्या करो a1 बटे a2 का मान निकालो। a1 का मान है 3 बटे में a2 का मान है 3, 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी कि ये आ गया 1। a1 बटे a2 का मान आ गया 1। ठीक है, b1 बटे b2 का मान निकालो। b1 का मान है माइनस के 4, b2 का मान है 4, भाग करेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, तो अपने पास कितना आ गया माइनस के 1। तो तुम यहां पर देख सकते हो, तुम यहां पर देख सकते हो क्या कि तुम्हारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों अलग अलग है। ये 1 है और ये -1 है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसका मतलब क्या होगा, कब होता है भाई ये a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, ये कब होता है जब आपका केवल एक हल हो, या फिर हम बोलते हैं कि अद्वितीय हल हो। क्या हो, अद्वितीय हल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया, ये सबको समझ में आया, जल्दी से बताओ चमका कि नहीं चमका। हाँ जी, तो चमक गया, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये लो करो सॉल्व अगला क्वेश्चन। ये रहा, समीकरणें दे रखी हैं तुम्हें कौन कौन सी, तुम्हारा 5x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी 10x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण 2। हाँ जी, इसका आलेख किस प्रकार का होगा बताओ, इसका आलेख किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तुम्हें पता है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो किस प्रकार की रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी। अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। और अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर आ जाएं तो रेखाएं संपाती होती हैं जी। तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कि क्या मान आ रहा है, क्या मान आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ जी, करा सॉल्व। पोल लगा रहा हूं मैं, जल्दी से आवाज दो। पोल लगा रहा हूं, आवाज दो कह रहा हूं, पोल लगा रहा हूं, जल्दी से जवाब दो। चलो भाई, आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैं भी सॉल्व करता हूं। देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। हमें सबसे पहले मान निकालना है किसका, a1 बटे a2 का। तो a1 क्या है, x का गुणांक समीकरण 1 में कितना है 5। a2 क्या है, x का गुणांक समीकरण 2 में कितना है 10। तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। a1 बटे a2 का मान 1/2। b1 बटे b2 कितना आएगा, b1 का मान है आपका कितना, y का गुणांक समीकरण 1 में जो कि है -4। b2 है आपका कितना, -8।
तो माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी आ गया 1/2। ठीक है, C1 बटे C2 का मान भी निकाल लो। C1 का मान कितना है समीकरण 1 में, अचर पद 1, और C2 का मान क्या है समीकरण 2 में, अचर पद 2। तो तुम देख सकते हो भाई कि तुम्हारा A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों का मान बिल्कुल बराबर है। और क्योंकि आपका A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और ये बराबर है C1 बटे C2 के, तो ये केस कब बनता है? ये केस बनता है जब आपका समीकरण युग्म का आलेख कैसा होता है? संपाती रेखाएं होता है। कैसा होता है भाई? संपाती रेखाएं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? तो 83%, ऑलमोस्ट 84% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, तो जल्दी से बताओ सबको क्लियर हो गया? ये चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताओ भाई। हां जी, राजेश्वर, उज्जवल, आदित्य, अपर्णा, पूर्विका, अलीशा, शुभम, सत्यम, सुमित, आदित्य, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है? बहुत सही। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है तुमसे कि भैया 4x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। हां भाई बताओ, क्या ये जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, हां जी, ये जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, क्या ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है? बताओ भाई, क्या ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है? इतने में फिल्टर कॉफी मंगा लेता हूं। हाँ जी, बताओ जल्दी से। फिल्टर कॉफी बताओ। पोल लगा देते हैं, आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी है। पोल लगा दिया, आंसर बताओ। ये तो बहुत इजी है। देखो साफ साफ दिख रहा है यहां पर हमारे पास दो चर हैं x और y, तो दो चर वाली समीकरण है। अब रैखिक है कि नहीं ये भी पता कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा? x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। तो जब आपके किसी समीकरण में दो चर हो और उन दोनों की घात एक हो, यानी कि वो क्या होती है? वो आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। यानी कि ये आपकी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनन्या बेटा बी कैसे आ गया तुम्हारा? कहां से तुम्हें लग रहा है कि ये आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है? हैं? आलिया खान दिखा रही हैं बड़ी बड़ी होठों के साथ स्माइल। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो 95% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इस क्वेश्चन में। शंभवी, काजल, अब्दुल्ला और आपका पवन, प्रांजुल, मानस, सुयश, वैभव, उड़ानियन, जानवी और आर्यन चौरसिया। बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि अगर 2,4 समीकरण 2x माइनस के वाई बराबर 12 के आलेख पर स्थित है। ठीक है, 2,4 अगर 2x माइनस के वाई बराबर 12 के आलेख पर स्थित है तो k का मान क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा k का मान? क्या होगा k का मान बताओ। देखो हमें पता है कि 2x माइनस के वाई बराबर 12 के आलेख पर स्थित है 2,4। हमें पता है कोई भी बिंदु जो समीकरण के आलेख पर स्थित हो, कोई भी बिंदु जो समीकरण के आलेख पर स्थित हो, ठीक है, वो समीकरण का हल होता है। तो यानी कि आपका x बराबर 2 और y बराबर 4 इस समीकरण का हल होगा। तो यानी कि ये इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 4 समीकरण में रखो और k का मान निकाल लो। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ए, बी, सी या फिर डी? बताओ भाई।
चलो आ गया आंसर, देखे जरा, आ जाओ। तो यहां पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 माइनस के की जगह y की जगह पर 4 रखेंगे बराबर 12 के, 2 दूनी 4 माइनस 4 के बराबर आ गया 12 के, 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -4 के बराबर हो गया 12 माइनस 4 जो कि बराबर आ गया 8 के, माइनस का 4 इधर गुणा में है, इधर जाकर भाग में आ जाएगा तो के का मान आ गया 8 बटे -4। ठीक है, भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारे पास आ गया 2 बटे -1 या फिर हम कह सकते हैं -2। तो हमारा ऑप्शन नंबर -2 यानी कि सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर पोल नहीं आ रहा है तो भाई कोई बात नहीं, कमेंट में आंसर कर दो। ठीक है, मैं यहां पर आंसर देख लूंगा। ठीक है सर, यू आर दी सेकेंड बेस्ट टीचर ऑफ मैथ्स इन दिस वर्ल्ड। भाई आई डोंट नीड एनी वंस एफिलिएशन, है ना, तसल्ली रखो, मैं जानता हूं कि मैं कैसा टीचर हूं, है अच्छी बात है। आ जाओ, बाकी कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, धन्यवाद भैया बहुत बहुत, कॉफी के लिए भी। आ जाओ, क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि केवल 67% बालकों ने सही जवाब दिया है। ठीक है भाई, पढ़ लो थोड़ा, है पढ़ लो थोड़ा। आशीष, शिवम, पवन, रोशनी, वैभव, आदित्य, कन्हैया, शुभम, अभय, शिवम, शर्मा, बहुत बढ़िया भाई। अंबिका कह रही है पीडब्ल्यू में इतना टेक्निकल इशू क्यों होता है बेटा? क्योंकि पीडब्ल्यू पे बच्चे आपने देखे हैं कितने सारे आते हैं, इतने सारे बच्चों को केटर करना केवल तुम्हारी क्लास नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, जेई, नीट, डिफेंस, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद आईटी स्किल कोर्सेज, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कॉमर्स के कोर्सेज, कॉमर्स के बैचेस, और इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक बैच की क्लास चल रही होती है। तो कभी कभी हो जाता है, एक साथ इतनी सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, तो कभी कभी छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ भाई। तो अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ग्राफीय विधि से करेंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चन को हम हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं तुम्हें सबसे पहली चीज जो सिखाने वाला हूं, आज की क्लास में सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूं वो है समीकरण बनाना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई आपको समीकरण बनानी आनी चाहिए। ठीक है, समीकरण बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको समीकरण बनानी नहीं आती होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आया? देखो भाई, तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है वो यही लिखा है क्या, कि निम्न समस्याओं के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके बाद उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो शुरू करेंगे भाई सबसे पहले हमारा समीकरण को पढ़ने से। ठीक है, समीकरण को पढ़ने से क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है, गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, कोई क्विज हुई होगी उसमें भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो, आपको जब भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी हो, ठीक है, कभी भी आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए बताओ, तुम लोग बताओ। जब भी हमें एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए बताओ भाई,
सोचो, इसका आंसर दो मुझे कि जब भी हमें एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है, सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए? बताओ, क्या चाहिए सबसे पहली चीज? आज नहीं होने बाल सेट भाई, शैम्पू करने का यही नुकसान है। बिल्कुल सही बात, गौतम विशाल, बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्या चाहिए? दो चर। दो चर वाली रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चर चाहिए सबसे पहली चीज। बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी, समीकरण बाद में बनेगी। सबसे पहले हमें दो चर चाहिए एक दो चर वाली रैखिक समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, हम दो चर मानते किसे हैं? जब भी हमें कथन दिया होता है, जब भी हमें कथन दिया होता है, उसमें से किस चीज को हम दो चर मानते हैं भाई? जब भी हमें कथन दिया होता है, उसमें से किस चीज को हम हमारे चर मानते हैं? तो देखो, चर हमेशा हम 99.9% केसेस में, 99.9% केसेस में हम उन चीजों को ही चर मानते हैं जो हमें निकालनी होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? 99.9% केसेस में। एक बालक कह रहा है समीकरण को बनाने से पहले सबसे पहली चीज जो चाहिए वो दिमाग चाहिए। सही बात, ये बात तो है। हाँ भाई, चर से पहले भी एक चीज चाहिए, वो है दिमाग। ठीक है, वो तुम्हारे पास है, चलो पता है मुझे। हाँ, तो देखो, अब भाई देखो, 99.9% केसेस में क्या होता है? 99.9% केसेस में जो चीज हमें निकालनी होती है, जो चीज हमें निकालनी होती है, वही हमारा चर होती है। ठीक है, समझ में आया? जो चीज हमें निकालनी है 99.9% केसेस में उसी को हम चर मानते हैं। ठीक है, उसी को हम चर मानते हैं। अब यहां पर हमें क्या निकालना है भैया? क्लास में जो लड़के थे और जो लड़कियां थी, उनकी संख्या निकालनी है, उनकी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर अपनी तरफ से मानेंगे चर। और किसे चर मानेंगे? जो चीजें हमें निकालनी है। हमें दो चर चाहिए, हमें दो चर चाहिए, और हमें दो ही चीजें निकालनी है। हमें दो चर चाहिए, हमें दो ही चीजें निकालनी है। कौन कौन सा? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो देखो भाई, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर है हमारा एक्स की। ठीक है, बराबर है एक्स के। अब तुम यहां पर एक्स की जगह पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड आर एस टी यू कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तरफ से कोई भी चर मान सकते हो, आप अपनी तरफ से कोई भी चर मान सकते हो। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी से आंसर देख के मत बताओ। ठीक है, आगे आ जाओ। अब लड़कों की संख्या मान ली, लड़कियों की संख्या मान लो। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो गई हमारी, हमने मान लिया ये y के बराबर है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। जो दो चीजें निकालनी थी उन्हीं को मैंने क्या मान लिया? चर मान लिया। उन्हीं को मैंने चर मान लिया। तो समीकरण बनाने के लिए अब चर मिल गए हमें। समीकरण बनाने के लिए अब चर मिल गए हमें। हां जी, समीकरण बनाने के लिए अब चर मिल गए हमें। आज मतलब बोला नहीं तो चीनी डाल दी इसमें। हाय, फिल्टर कॉफी में चीनी। ठीक है बेटा संगीता और भूमिका, बेटा आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है? आप कह रहे हो जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको समझ नहीं आ रहा, आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही है? आपको इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आ रही है? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, तो अब देखो, अब हमें चर मिल गए हैं, अब हमें बनानी है समीकरण। चर मिल गए हैं, हमें बनानी है समीकरण। समीकरण बनाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? जो कंडीशन हमें दी गई हैं वो कंडीशंस। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो कंडीशंस हमें दी गई हैं वो कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? सबसे पहली चीज है कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी।
कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई? कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। बेटा ये क्या कर रहा हूं मैं, और ये कह रहे हैं क्वेश्चन कराओ, ये क्या कर रहा हूं मैं? मतलब यहां क्या चल रहा है? यहां हम हमारा क्या कहते हैं, रामायण का या महाभारत का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर ये सवाल यूपी बोर्ड में नहीं है बेटा, समीकरण बनाना यूपी बोर्ड में भी है, ग्राफिया विधि से हल करना नहीं होगा, लेकिन इसी सवाल को तुम प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन से भी हल कर सकते हो। समीकरण बनाना सबके सिलेबस में है, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 10। और वैसे हमारे पास कुल विद्यार्थी कितने हैं? लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने होंगे हमारे पास? हमारा लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। तो ये आपका किसके बराबर हो गया? 10 के। और ये बन गई आपकी सबसे पहली समीकरण, क्या कि x प्लस वाई बराबर 10। सबसे पहली समीकरण आ गई, x प्लस वाई बराबर 10। बेटा मोहम्मद और सैद कोई बात नहीं, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सबको छोड़। हाँ जी, तो x प्लस वाई बराबर 10 पहली समीकरण सबकी बन गई। पहली समीकरण सबकी बन गई, जल्दी से बताओ, पहली समीकरण सबकी बन गई। दूसरी समीकरण के लिए क्या करेंगे? पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है यदि लड़कियों की संख्या कितनी है भाई? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखो, जो डायरेक्टली समीकरण लिख सकते हैं, जो डायरेक्टली समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो नहीं लिख सकते हैं वो इसे हिंदी में लिख लो। क्या बोला उसने? उसने बोला समीकरण लिखने से पहले इसे हिंदी में लिख लो। क्या बोला उसने? उसने बोला लड़कियों की संख्या क्या है भाई? लड़कियों की संख्या किसके बराबर है? लड़कों की संख्या के 4 अधिक है। तो यानी कि लड़कों की संख्या में कितना जोड़ दो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी भाई? लड़कियों की संख्या थी आपकी y बराबर लड़कों की संख्या है x प्लस 4। इस y को उठाकर इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 ये लो भाई। ठीक है, समीकरण नंबर 2। शैलेंद्र सिंह मेरे भाई क्या चीज समझ नहीं आ रही? बता क्या चीज समझ नहीं आ रही? पहले मुझे यहां तक ये बताओ, ये जो 2 समीकरणें बनानी सिखाई है मैंने, ये जो 2 समीकरणें बनानी सिखाई है मैंने, ये सबको समझ में आई? क्या करेंगे हम? हमारा जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्या है भाई? सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज देखेंगे हम ये कि हमारा जो चर है वो किसे माना जाए। हमारा जो चर है वो किसे माना जाए। ठीक है, हमारा जो चर है वो किसे माना जाए। ठीक, हमने चर ढूंढा, उन 2 चीजों को चर माना जो निकालना था, उन 2 चीजों को चर माना जो निकालना था। ठीक है, हमारे लड़कों की संख्या निकालनी थी, लड़कियों की संख्या निकालनी थी। लड़कों की संख्या को हमने क्या मान लिया? x, लड़कियों की संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, पहली कंडीशन थी कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी जो है वो 10 है, तो यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या 10 के बराबर है, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी कंडीशन थी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो हमने लिख ली ये चीज। हमने कहा कि चलो हम डायरेक्ट अगर समीकरण लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो हमने ये चीज लिख ली। क्या? कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक के बराबर है। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था ये। तो लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी हमने? y। लड़कों की संख्या हमने कितनी मानी थी? x प्लस 4 अधिक। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 4 अधिक हो गई। इस y को उठाकर हम ले गए दूसरी तरफ। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण क्या बनी? ये प्लस का y इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का y इधर जाकर माइनस हो जाएगा। क्या समीकरण बन जाएगी भाई? प्लस x
प्लस का y इधर जाकर माइनस हो गया तो माइनस y, और प्लस 4 तो यहां है ही, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, हो गया खत्म। समझ में आया अब ये? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? हां जी, क्लियर हुआ ये? और मैं उन बालकों की बात कर लेता हूं जो बालक कह रहे हैं सर रोंग है ये, रोंग है ये। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समीकरण बन रही है x माइनस वाई बराबर 4, है ना, इसीलिए रोंग बता रहे हो ना, क्योंकि तुम्हारी समीकरण बन रही है x माइनस वाई बराबर 4। मेरे लल्लू लाल, वो पता है कब बनेगी समीकरण? जब तुम लड़कियों की संख्या को x और लड़कों की संख्या को y मानोगे। क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत किया करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो, रटना नहीं है। रटोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं देगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा, क्वेश्चन को डिजिट्स को ऊपर नीचे कर देगा, फिर फंस जाओगे, ठीक है? तो जो बालक बोल रहे हैं रॉन्ग है, मुझे पता है तुम क्यों बोल रहे हो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दूसरी समीकरण बन रही होगी x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, लेकिन वो तब बनेगी जब तुम लड़कियों की संख्या को x मानोगे और लड़कों की संख्या को y मानोगे। हमने यहां पर मेरे लल्लू लाल उल्टा मान रखा है, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है, समझे? जरूरी थोड़ी है हर लड़का, हर बंदे का दिमाग सेम चल रहा हो सकता है किसी ने लड़कों की संख्या को x माना हो सकता है किसी ने लड़कियों की संख्या को x माना हो, है ना? जीरो कहां से आया? मुफीन फातिमा बेटा, जब आप y को उठाकर इधर ले जाओगे, जब आप y को, ये वाला जो y है बराबर के चिन्ह के इस साइड, इसे उठाकर इधर ले जाओगे तो यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? यहां क्या बचेगा? जीरो बचेगा ना। तो बस वही चीज मैंने लिखी है, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तुम्हारे हिसाब से ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। कैसे? ऐसे कि 0 बराबर प्लस का y इधर जाकर माइनस हो गया तो x माइनस वाई प्लस 4, है ना। तो बस इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने ऐसे लिखने की जगह इस तरीके से लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। अब आ जाओ किस चीज पर? अब आ जाओ भैया इसे हल करने पर, ठीक है। अभी तो केवल समीकरण बनानी सीखी है, अभी तो केवल समीकरण बनानी सीखी है। इसे हल करते हैं, अब हल करते हैं इसे। अब कैसे हल होगा? हल करने के लिए पहले हम ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि की तरफ, ठीक है। पहले हम ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि की तरफ। एक क्वेश्चन पढ़ के है ना, मेरा एकदम से मतलब ऐसे माथा सा घूम गया। क्वेश्चन क्या है सर? माइनस कैसे आया? भाई 50 बार बता चुका हूं, तब से ये क्वेश्चन जब से रिपीट कर रहा हूं तब से बता रहा हूं कि जब ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, जब ये प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। समझ में आया? आ जाओ। तो अब देखो भाई, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना है। तो समीकरण को हल करने के लिए हम पहले ग्राफीय विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम ग्राफीय विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करेंगे? हमें दोनों समीकरणों के दो दो हल चाहिए। समीकरण 1 से, हमारी समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो अब बेटा सॉरी अगर मैंने नाम गलत ले दिया हो तो, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। आगे आ जाओ, ठीक है। ऐश कैचम, ओ भैया ऐश कैचम, संभल गए। तुम्हारा पिकाचू है ना, दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, हैं? तसल्ली से उसे बिठाए रखो थोड़ी देर। ये जो अंगूठे वाला पिकाचू है जिससे तुम कमेंट लिख रहे हो, थोड़ी देर शांति से रख लो इसे, हैं? और पढ़ाई पे ध्यान दे लो जो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहली समीकरण हमने x प्लस वाई बराबर 10, इसके हम दो हल निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा x बराबर 0 पर। सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10, तो आपके पास y का मान आ गया 10। तो समीकरण का पहला हल आ गया x कॉमा वाई बराबर 0 कॉमा 10। समीकरण का दूसरा हल निकालने के लिए हम रख देते हैं y बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x प्लस 0 बराबर 10।
तो x प्लस 0 कितना हो जाएगा, x बराबर 10। तो समीकरण का दूसरा हल आ गया x कॉमा वाई कितना आपका 10,0। सिंपल, कितना 10,0। सर बोर्डिंग लग रहा है बेटा, सर्वेश अगर बोर्डिंग लग रहा है तो क्लास बंद करके चले जाओ, ठीक है। हम यहां पर तुमको ठुमका लगा के नहीं दिखाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का सवाल आएगा, इसके बीच में हम ठुमका नहीं लगा सकते, सॉरी, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करते तो बोर्डिंग नहीं लगता। पहली समीकरण के 2 हल आ गए, पहली समीकरण के 2 हल आ गए, दूसरी समीकरण के 2 हल निकालो। समीकरण 2 से, हाँ जी, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले आपका x बराबर 0 पर क्या आएगा, समीकरण का पहला हल आएगा आपका 0 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस वाई हो गया माइनस वाई बराबर, प्लस का 4 इधर जाकर माइनस का 4 हो गया, 0 माइनस 4 माइनस 4 होगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 4 के। तो समीकरण का पहला हल आ गया x कॉमा वाई, x का मान 0, y का मान 4, ठीक है। समीकरण का दूसरा हल, अंश पंडित जी अभी आपकी बात का जवाब देते हैं। ये आकाश सर ने जो मेरे पे इल्जाम लगा रखा है ना मेकअप करने का, हाँ जी, तो देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 प्लस 4 बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 हो गया x प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर जाकर माइनस हो गया, x बराबर हो गया माइनस 4 के। तो समीकरण का हल कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर माइनस 4,0, x का मान माइनस 4, y का मान 0। दोनों समीकरणों के 2-2 हल आ गए, दोनों समीकरणों के 2-2 हल आ गए, दोनों का आलेख बना लो। सबसे पहले समीकरण के 2 हल हैं 0,10 और 10,0। आ जाओ भाई, 0,10 और 10,0। सबसे पहली समीकरण का पहला हल 0,10, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहा, ठीक है। बिंदु A 0,10, ठीक है। दूसरा बिंदु देखो भाई 10,0, तो x निर्देशांक 10, y निर्देशांक 0, तो x निर्देशांक 10 मतलब x अक्ष पर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहा बिंदु B 10,0। दोनों को मिलाते हुए एक आलेख बना दो भाई, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दो, ये रही, ये लो भाई, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दी। ये हमारी समीकरण है किसकी भैया, ये हमारी समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 10 की, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी समीकरण के लिए जो हमारे बिंदुओं के निर्देशांक है वो कितने हैं भाई, ये है आपका 0,4 और माइनस 4,0, ठीक है, 0,4 और माइनस 4,0, ठीक। तो 0,4 x अक्ष पे आपका 0, ठीक है, x 0 y निर्देशांक 4, तो 1 2 3 4 ये रहा बिंदु A, सॉरी बिंदु C, A और B तो हो गए ना 0,4। और आपका बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं भाई, बिंदु B के निर्देश मतलब इसका दूसरा निर्देशांक है माइनस 4,0, तो x निर्देशांक माइनस 4, y निर्देशांक 0, तो x निर्देशांक माइनस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ये रहा, ठीक है। ये हो गया आपका बिंदु D माइनस 4,0। दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा बना दो, ये आ गई, ठीक है। अब इसी रेखा को भाई हम आगे बढ़ा देते हैं, अब तुम्हें पता है कि समीकरण युग्म का हल क्या होता है भाई, समीकरण युग्म का हल क्या होता है, जहां पर आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर आपकी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही बिंदु समीकरण युग्म का हल हो जाता है, ठीक है। आलेख हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, आलेख हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, वही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। तो निकाल दो भाई हल, निकालो भाई हल। देखो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं इस बिंदु पर,
इसके निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, ये रहा, बिंदु से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे, ये रहा, ठीक है। जहां पर ये एक्स अक्ष को काटेगा वो हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक जो कि है 3, और जहां पर ये वाई अक्ष को काटेगा वो हो जाएगा इसका वाई निर्देशांक जो कि है 7, ठीक है। तो भैया आपका ये क्या हो गया, यही बिंदु आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे चूंकि समीकरण युग्म का आलेख तीन कॉमा 7 पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है भाई, प्रतिच्छेद करता है। अतः हमारे पास क्या आएगा, अतः x बराबर 3 और y बराबर 7 समीकरण युग्म के हल होंगे। क्या होंगे भाई, हल होंगे, ठीक है। यानी कि आपका लड़कियों की संख्या कितनी आ गई भाई, सबसे पहले लड़कों की संख्या कितनी है भाई, लड़कों की संख्या थी हमारी x के बराबर जो कि कितनी आई है 3, और लड़कियों की संख्या थी हमारा, लड़कियों की संख्या ये हमारी बराबर थी किसके, ये हमारी बराबर थी y के जो कि बराबर आई है 7 के, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि लड़के और लड़कियों की संख्याओं का योग 10 भी है, और तुम देख सकते हो कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 फालतू है। लड़के 3 है, लड़कियां 7 हैं, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 फालतू है, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक। सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है, चलो अब आ जाओ आगे, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे एक बार, ठीक है। तो सीधा मैं प्रतिस्थापन विधि पे चलता हूं। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, अब प्रतिस्थापन विधि की जरूरत क्यों पड़ी, या मैं बोलूं कि हमें बीजगणितीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो अगर मान लो कभी तुम्हारे पास आ जाए, आपको मान लो कभी हल करना हो कि भैया एक ग्राफ आ गया आपके पास और आपको इसे हल करना है, ठीक है। अब आपको समीकरण के हल क्या मिले हैं भाई, समीकरण के हल मिल गए आपको √2,0.12 इधर लिख लेते हैं, √2,0.1221, ठीक है। अब यार इन्हें अगर मैं ग्राफ पे दिखाने जाऊंगा, ठीक है, इन्हें अगर मैं ग्राफ पे दिखाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो भाई इसी वजह से, क्योंकि ग्राफीय विधि क्या है, ग्राफीय विधि एक्यूरेट कम है, ठीक है, ग्राफीय विधि ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाते। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, इसीलिए हम हमारी बीज गणितीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, बीज गणितीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब
यहां पर हमारे पास जो बीज गणितीय विधियां आती हैं वो है 3, ठीक है, जिसका हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन भी किया था, ठीक है। उनमें से आपकी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या है भाई, कि भैया आप यहां पर क्या करते हो, आप एक चर को दूसरे चर के रूप में प्रतिस्थापित करते हो, ठीक है, और उसके बाद पूरी समीकरण को एक चर वाली समीकरण बनाकर हल करके एक चर का मान निकालते हो और उस मान को उठाकर वापस से पहली वाली समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हो, ठीक है, दूसरे चर का मान निकाल लेते हो। तो अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सेम उसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। यहां पर कोई मेथड है नहीं है, ठीक है, 3 स्टेप है। मैं तुम्हें तीनों स्टेप में, मतलब मैं जनरली स्टेप की फॉर्म में बताता हूं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि को, ठीक है। तीनों ही विधियों को मैं स्टेप की फॉर्म में बताता हूं जनरली, और मैं आज भी वही करूंगा ताकि तुम लोग आराम से ध्यान रख पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, और मैं सबसे पहले क्वेश्चन के नाम पे ये वाली समीकरण ले रहा हूं जो हम अभी हल करके आए हैं, जो हम अभी हल करके आए हैं, मैं उन्हीं समीकरणों को ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा आपका x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो भाई देखो, अब प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये साइड में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, ध्यान से सुनना, अगर तुमने एक बार ये 3 स्टेप समझ लिए तो तुम किसी भी क्वेश्चन को, आपके पास, ध्यान से एक चीज को सुन लो, आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आता है, ठीक है। तुम उस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किसी भी विधि से हल कर सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा, आंसर सबसे सेम आएगा। तुम उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तुम उसे विलोपन विधि से हल करो, तुम उसे वज्रगुणन विधि से हल करो, या फिर तुम उसे किससे, आपका ग्राफीय विधि से हल करो, आंसर सबसे सेम आएगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि, या फिर इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सर आज की पूरी क्लास ही समझ में नहीं आ रही। अंशिका वाजपेयी बेटा कल की क्लास देखी थी, अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो तो आज की क्लास का था ही नहीं। आज की क्लास में तो बस हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन करा है, ये तो सारा कुछ हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब शुरू कर रहा हूं आज की क्लास का, तो मैं प्रतिस्थापन विधि तो अब शुरू कर रहा हूं, अभी तक तो कल की क्लास का ही पढ़ा था, ठीक है बेटा। प्रगति नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ट्रिगो स्टार्ट कर लेंगे। चलो, तो अब यहां पर इस चीज को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनना है इसे। क्या है भाई, ध्यान से देखो भाई, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भैया आपको इन दोनों विधियों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लो, दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लो, फर्क नहीं पड़ता चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, ठीक है। कोई भी एक समीकरण लो और उस एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लो, ठीक है। किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर समीकरण 2 ले रहा हूं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें एक लेनी है तुम एक ले सकते हो, मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है। समीकरण 2 से हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तुम्हें क्या करना है, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है। क्या करना है भाई, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम क्या करेंगे यहां पर, देखो मैं यहां पर x का मान निकाल रहा हूं y के रूप में, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इधर जाकर क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई यानी कि y, और प्लस का 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो ये आ गया आपके पास y माइनस 4। तो आपका x का मान आ गया हमारे पास y के रूप में। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लिया, और यहां पर आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया।
यहां पर आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तुम चाहे पहली समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, या फिर तुम दूसरी समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। तुम कहोगे सर आपने यहां पर x का मान निकाला, मेरा y निकालने का मन है, y निकाल लो भाई। आप कहोगे सर मैंने समीकरण 2 से क्यों निकाला, समीकरण 1 से निकालना चाहता हूं मैं तो समीकरण 1 से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो मैंने क्या करा, समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे के रूप में निकाल लिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या है भाई, आपने जो चर का मान निकाला है, आपने जो चर का मान निकाला है, इसे उठाकर उस समीकरण में रख दो, इसे उठाकर उस समीकरण में रख दो, इसे उठाकर उस समीकरण में रख दो जिसका इस्तेमाल आपने स्टेप नंबर 1 में नहीं किया था, जिसका इस्तेमाल आपने स्टेप नंबर 1 में नहीं किया था। ठीक है, प्रगति बेटा 11,1,10,000 बार मत बोलो, ठीक है, मैं देख लूंगा कमेंट, बट अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो समझ लो, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी टाइम का लेट हो चुके हैं हम। ठीक है, आज क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में भी हमें प्रतिस्थापन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो और मतलब तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि सुनना या फिर ये सुनना कि भाई क्या कहते हैं मैं मेकअप करता हूं या नहीं करता है? भैया नहीं करता मेकअप, टाइम नहीं है इतना कि मेकअप करूं। सर ये कौन सी विधि है, वाह फातिमा वाह। है प्रतिस्थापन विधि क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। भैया जोरो अटैक, ओ रोनो राव जोरो के भैया पढ़ाई कर ले, आ जाओ। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमने चर का मान निकाला है, ठीक है, उसे उस समीकरण में रख देंगे जिसका इस्तेमाल हमने स्टेप नंबर 1 में नहीं करा था। ठीक है, तो भैया यहां देखो, स्टेप नंबर 1 में हमने समीकरण 2 का इस्तेमाल करा था, 1 का नहीं करा था, तो हम इस चर के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। यही आपका स्टेप नंबर 2 है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने पास क्या आएगा भाई, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर है 10 के। ठीक है, तो यहां पर इसे हल कर लो। x का मान कितना है भाई, x का मान कितना है, x का मान है आपका y माइनस 4। इस मान को उठाकर यहां रख दो x की जगह पर, x की जगह पर x बराबर कितना है आपका, x बराबर है y माइनस 4 के। इस मान को उठाकर यहां रख दो, x की जगह पर y माइनस 4 प्लस y बराबर 10। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, हमने समीकरण 1 में x को प्रतिस्थापित कर दिया y से। क्या कर दिया, समीकरण 1 में x को प्रतिस्थापित कर दिया y से। तो ये क्या हुआ, यहां पर ये जो प्रतिस्थापन हुआ है, यहां पर ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसी की वजह से इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लो। क्या आएगा भाई, माइनस का 4 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y प्लस वाई हो गया 2y बराबर माइनस का 4 इधर जाकर हो गया 10 प्लस 4 यानी कि 10 और 4 14। 2 इधर भाग में चला जाएगा तो y का मान आ गया 14 बटे में 2 यानी कि y का मान निकल कर आ गया 7। और भैया यहां पर तुम्हारा स्टेप नंबर 2 हो गया पूरा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि भैया, स्टेप नंबर 1 क्या है, क्या है भाई, स्टेप नंबर 1 है आपका कि सबसे पहले आप एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालो। ठीक है, स्टेप नंबर 2, जो चर का मान निकाला है उसे उस समीकरण में रख दो जिसका इस्तेमाल आपने पहले स्टेप में नहीं करा। ठीक है, और वहां पर हल करके अपने एक चर का फाइनल मान निकाल लो। ठीक है, ये तुम्हारे एक चर का फाइनल मान आ गया, y बराबर 7, एक चर का फाइनल मान आ गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है,
तीसरा स्टेप क्या है भाई? तीसरा स्टेप ये है कि भैया हम इस मान को उठाकर, जो आपका फाइनल मान निकल कर आया है एक चर का, जो आपका फाइनल मान निकल कर आया है एक चर का, ठीक है, जो आपका फाइनल मान निकल कर आया है एक चर का, इस मान को उठाकर तुम क्या कर दो? दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है ये तुम्हारा। स्टेप थर्ड, क्या करना है भाई? आपके y का मान चाहे दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं, ठीक है, तुम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x प्लस वाई बराबर 10। x का मान हमें पता नहीं है, y का मान हमारा 7 है, बराबर 10 के। प्लस का y इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 10 माइनस 7, तो 10 में से 7 गया, x का मान आ गया 3। और ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया फाइनली सॉल्व, ठीक है। तुम देख सकते हो कि जब हमने इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल किया था, जब हमने इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल किया था, तब भी हमारा यही आंसर आया था, x का मान 3, y का मान 7। तब भी हमारा यही आंसर आया था, x का मान 3 और y का मान 7। और जब हमने इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से किया है, तब भी हमारा यही मान आया है, क्या? आपका y का मान 7 और x का मान 30। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है सबको? चलो, अब देखो यहां पर जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, यहां पर जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, यहां पर आपकी 3 कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। तुम्हें पता है कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 3 केस होते हैं। पहला कि भैया एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा कोई हल नहीं होगा, तीसरा अनंत हल होंगे। जानते हो तुम ये बात? तो अब ये इसमें कैसे पता चलेगा? ग्राफीय विधि में तो ग्राफ देख के पता चल जाता था, ग्राफीय विधि में तो ग्राफ देख के पता चल जाता था कि सर अगर ग्राफ बना है प्रतिच्छेदी रेखा है तो एक हल है, समांतर रेखा है तो भैया आपका कोई हल नहीं है, और संपाती रेखा है तो अनंत हल है। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि में स्टेप नंबर 2 इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, यह पता करने के लिए कि कितने हल हैं। तो अगर देखो, अगर स्टेप नंबर 2 में सॉल्व करने पर, स्टेप नंबर 2 में सॉल्व करने पर आपका अगर चर का मान निकलकर आ जाता है, ठीक है, स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करने पर अगर आपके पास चर का मान निकलकर आ जाता है, तो आपका क्या बनता है भाई? आपका ये जो समीकरण युग्म होगा उसका केवल एक यानी कि अद्वितीय हल होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में था। आपका हल क्या हो गया इस क्वेश्चन में? x, y बराबर हो गया 3,7। कहां पर भाई? स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में अगर चर का मान निकलकर आ जाता है, अगर चर का मान निकलकर आ जाता है तो ठीक है, क्लियर हो गई बात? 4/14 ही तो लिखा है भाई, 14/2 हो गया, 7 आ जाएगा, ठीक है हटाओ। हां जी, तो अब यहां पर 2 केस और कौन से बन सकते हैं? यहां पर 2 केस और कौन से बन सकते हैं? 2 केस आपके बन सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपके पास समीकरण ऐसी बने, समीकरण ऐसी बने जैसे क्या हुआ दूसरे स्टेप में, यहां पे तो चर का मान निकल कर आ गया, तो हमें पता चल गया कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अगर मान लो आपका सॉल्व करते करते ऐसा हो जाए, सॉल्व करते करते ऐसा हो जाए कि समीकरण में से चर गायब हो गया, ठीक है, मान लो ऐसा हो गया सॉल्व करते करते समीकरण में से चर गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर गलती से प्लस की जगह माइनस होता तो ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता?
ये y से y कट जाता और हमारे पास बन जाता -4 बराबर 10, है ना। यानी कि क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, आपका समीकरण में से चर ही गायब हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में अगर ऐसा हो जाए कि समीकरण में से चर ही गायब हो जाए, ठीक है, सॉल्व करने पे, तो क्या होगा भाई, तो आपके पास बनेगी समीकरण इस तरीके की जिसमें चर नहीं होगा। ठीक है, और अगर चर नहीं है तो आपको देखना है कि समीकरण सत्य है, यानी कि LHS और RHS बराबर हैं, या फिर LHS और RHS बराबर नहीं है। अगर मान लो ये वाला केस बन गया, जैसे कि LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे, जैसे कि इस वाले केस में देख सकते हो -4 बराबर 10, पॉसिबल ही नहीं है, LHS और RHS बराबर है ही नहीं, तो क्या होगा भाई उस केस में, उस केस में यह होगा कि भैया आपका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका LHS बराबर RHS बन जाए, मान लो कोई ऐसा केस बन गया 4 बराबर 4 या -6 बराबर -6, कोई ऐसा केस बन गया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपका LHS बराबर RHS होगा, यानी कि उसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये कब पता चलेगा तुम्हें, स्टेप नंबर 2 में सॉल्व करते हुए, स्टेप नंबर 2 में सॉल्व करते हुए। चलो, अभी तो यहां पर प्लस का साइन था तो मैं प्लस का साइन वापस लगा देता हूं। ठीक है, यहां पर हमारा प्लस का साइन था, मैंने वापस लगा दिया। ठीक है, तो y प्लस वाई हो गया हमारा 2y, 10 + 4 बराबर 14, 2 भाग में चला गया। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हाँ, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और हैं प्रतिस्थापन विधि के, तुम देख सकते हो। ठीक है, कल की क्लास में प्रतिस्थापन विधि होगी और क्वेश्चन करेंगे प्रतिस्थापन विधि के। ठीक है, और इसके अलावा हम विलोपन विधि को भी नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी बहुत क्लास है, इस चैप्टर की बहुत क्लास है, ये सबसे लंबा चैप्टर होगा तुम्हारे पूरी क्लास 10th का। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी, ये सबसे बड़े चैप्टर हैं, क्योंकि यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूं। ठीक, थोड़ा सा तुम्हारी अगली क्लास भी है। ठीक है, तो तुम उसके लिए तैयार करो। ठीक है, मैं तुमसे सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। एंड आई एम सॉरी, आज की क्लास लेट हो गई। ठीक है, और इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी क्लास खत्म करनी थी, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा था और तुम्हारे आज की चैट पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और रही बात मेरी मेकअप करने की, तो क्या कहते हैं, अपने आकाश सर से बात करना, उनसे कहना सर आप बाल कौन से वाले जेल से चिपकाते हैं, कमल सर को भी बताओ, उन्हें भी बाल सेट करने के लिए जेल की जरूरत पड़ रही है आजकल, बाल सेट नहीं हो पा रहे हैं, पूछना जरा उनसे। हम मेकअप नहीं करते हैं भाई, देखो कौन सा मेकअप है, कौन सा मेकअप है कोई सा मेकअप, कोई सा मेकअप नहीं है यार। चलो बाय बाय, से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।